हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर हाजिर हूँ। हमारे आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके आंसर को जानेंगे। और ये प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, खासकर रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा, उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। टीसीएस के नए सिलेबस के अनुसार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हवा का तापमान बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि जब हवा गर्म होगा तो उसका घनत्व बढ़ेगा, और उसका घनत्व बढ़ेगा यानी कि उसके अणुओं के बीच का खाली जगह जो है बढ़ेगा, और जब अणुओं के बीच का खाली जगह जब बढ़ेगा तो उसको जो है किसी दूसरे पदार्थ को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। तो इसी प्रकार जब हवा को गर्म होगा तो इस बात से यह स्पष्ट है कि उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग धैर्य होता है। तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ, यानी कि जो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अल्फ़ा, एक्स किरणें और गामा और बीटा, तो इन चारों में से सबसे कम तरंग दैर्ध्य की लंबाई किसकी होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी उसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई सबसे कम होगी, और जो सबसे शक्तिशाली होगा। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन सी यानी कि गामा जो है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक और तरंग दैर्ध्य की लंबाई सबसे कम होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि लेंस की क्षमता कैसे निकाला जाता है। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f, जहाँ f जो है उस लेंस की फोकस दूरी है। तो इससे अगर हम इसको निकालें फॉर्मूला से, तो f जो है दूरी है, और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पावर यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक 1/मीटर हो रहा है, और इसी को हम लोग डाईऑप्टर बोलते हैं यानी डी बोलते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर भी होता है और 1/मीटर भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डाईऑप्टर, ऑप्शन बी मीटर 1/मीटर, ऑप्शन सी मीटर पर सेकंड पर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों ही सही है। अगला है, अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता। तो अबिंदुकता जो है एक प्रकार का नेत्र विकार है, यानी कि आई डिफेक्ट है, जिसको दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि बेलनाकार लेंस। अगला है पांचवा प्रश्न, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलम आवेश की बात की जा रही है, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे कि Q = N × E। तो N निकालना है तो N = Q/E, और Q का मान कितना है दिया हुआ 1 कूलम, तो 1/, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम। ऊपर में भी कूलम और नीचे भी कूलम, से कूलम कट जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 6.25 × 10⁻18। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। अगला प्रश्न है, एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है। एमआरआई क्या है। एमआरआई चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला एक मशीन है, जिसका इस्तेमाल बॉडी के इंटरनल पार्ट का इमेजिंग करने के लिए किया जाता है, इमेज निकालने के लिए किया जाता है। तो उसमें किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि चुंबकीय तरंग। अगला है, स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। साइन I/sin R = μ होता है। तो इस तरह से इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें देखते ही पता चल रहा है कि स्नेल का नियम होगा साइन I/sin R = μ, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डॉप्सन में क्या मापा जाता है। डॉप्सन क्या है, डॉप्सन में क्या मापा जाता है। तो इसके लिए भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पृथ्वी की मोटाई, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की मात्रा, ऑप्शन सी ध्वनि, और ऑप्शन डी ओजोन परत। तो ऑप्शन पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए कोई जरूरी नहीं डॉप्सन का इस्तेमाल करना, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं किया जाता है, ध्वनि का मापन भी डेसिबल में किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी ओजोन परत। हमारे ओजोन परत जो है हमारे ऊपर, उस ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का प्रयोग किसी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब किस चीज़ का दिशा का पता लगाने के लिए,
तो जब हम देखते हैं विद्युत चालित यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो एसी जनरेटर होता है जिसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं, तो अल्टरनेटर में जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो उस उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा, इसको हम लोग प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो उस इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा की दिशा पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि प्रेरित धारा। अगला है 10वां प्रश्न, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है परमाणु ऊर्जा का मात्रक है। जब किसी परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक किसका एसआई मात्रक है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है मतलब? तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में एनोड का कार्य कौन करता है? किसी भी सेल में, सेल यानी कि सेल जो है एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, तो उसमें जो एक कैथोड और एक एनोड होता है, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव। तो कहा जा रहा है इसमें कि एनोड यानी कि धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो शुष्क सेल में जो है धन ध्रुव का कार्य जो है, शुष्क सेल इस प्रकार का होता है, मान लेते हैं कि ऐसा, मान लेते हैं कि ये एक बर्तन है और ये बर्तन जो होता है ये शीशे का बना होता है, लेड का, पीबी, और ये जो है कैथोड का कार्य करता है और इसके बीच में ना एक रॉड भरा जाता है और ये रॉड जो होता है कार्बन का होता है। तो इस तरह से देखेंगे इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्बन रॉड। आगे है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में भी वेग से गतिशील चालक के सिरों पर उत्पन्न ईएमएफ का मान कितना होता है? ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल। कहा जाता है कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसके लंबवत दिशा में भी वेग से गतिशील चालक है, मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है बी और इसके लंबवत दिशा में यानी लंबवत मतलब परपेंडिकुलरली भी गति से कोई चालक गतिशील है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो कहा जाता है कि उनके बीच जो उत्पन्न ईएमएफ है उसका मान कितना होगा? तो फॉर्मूला होता है ईएमएफ का VB L sin थीटा। तो अगर यहाँ हम थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा VBL, जहाँ V जो है चालक की गति है, B जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान है और L जो है चालक तार की लंबाई है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि F = VBL। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होता है? आप सभी जानते होंगे कि जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, तो उस उच्च प्रतिरोध के कारण उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है और उस ऊष्मीय ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है H = I² R × T, जहाँ H जो है उत्पन्न ऊष्मा है, I जो है करंट की मात्रा है यानी विद्युत धारा, R जो है उस चालक तार का प्रतिरोध है और T जो है टाइम है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी H = I² R × T। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना है? चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष, इसको इस तरह समझेंगे कि अगर ये अर्थ मान लेते हैं गोलाकार, तो इसके दो अक्ष हैं, एक तो हमारे उत्तर और दक्षिण है, मान लेते हैं नॉर्थ और साउथ है, लेकिन एक इसका मैग्नेटिक पोल भी है, इस तरह से मान लेते हैं NS, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और इन दोनों का जो बीच का कोण है वो कितना है? तो इन दोनों के बीच का कोण लगभग 17 डिग्री होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी है 17 डिग्री, यानी पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 17 डिग्री होता है। अगला है, खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई कितनी होती है? खगोलीय दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जिससे दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खगोलीय दूरबीन जिससे कि अंतरिक्ष में स्थित वस्तुओं का अवलोकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका जो नली का लंबाई होता है वो कितना होता है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है FO + FE। अब ये FO क्या है? तो ये है फोकस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, यानी जिस लेंस को वस्तु की ओर रखा जाता है उसका फोकल लेंथ, और ये FE है फोकल डिस्टेंस ऑफ आई लेंस, यानी जिस तरफ हम आँख रख कर देखते हैं उसका फोकस लेंथ है।
तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये टोटल जो है इसकी नली की लंबाई निकल के आता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं, इसमें कहाँ है FO प्लस AP, तो ऑप्शन ए में ही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, यानी FO प्लस AP। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर वाली लाल रंग किरण आँख पर कितना कोण बनाती है। यानी इंद्रधनुष जो बनता है तो उसमें जो लाल रंग होता है बाहर में, वो हम जब उसको देखते हैं तो हमारे आँख पे कितना कोण बनाता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इंद्रधनुष जो होता है उसमें लाल रंग बाहर की और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, और सेकेंडरी जो होता है उसमें बैगनी रंग अंदर की ओर और लाल रंग बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर बैगनी और लाल रंग अंदर की ओर, मतलब ठीक इसके उल्टा होता है। तो कहता है कि जो बाहर की ओर लाल रंग होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में, वो हमारे आँख पे कितना कोण बनाता है। तो हमारे जो आँख पर जो बाहर वाली लाल रंग है वो 42 डिग्री और 8 मिनट का कोण बनाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, 1 कैलोरी ऊष्मा किसके बराबर रहती है। 1 कैलोरी ऊष्मा को जब हम जूल में बदलेंगे तो वो आएगा 4.186 जूल, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसमें सही ऑप्शन सी होगा, यानी 4.186 जूल होता है 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर। अगला प्रश्न है, प्लायन वेग का मान कितना होता है। प्लायन वेग यानी कि स्कैप वेलोसिटी। पहले हम समझते हैं कि स्कैप वेलोसिटी होता क्या है। तो कहा जाता है स्कैप वेलोसिटी का मतलब है कि मान लेते हैं कि अर्थ सरफेस है, और जब किसी वस्तु को इस वेलोसिटी से हम फेंक देंगे ऊपर की ओर तो वह लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। यानी कि वह वेग जिसके द्वारा किसी वस्तु को अर्थ से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह अर्थ के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है और फिर वापस लौट कर नहीं आता है, अथवा वह अंतरिक्ष में चला जाता है, तो उस वेग को हम लोग प्लायन वेग कहते हैं। और उसका मान जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ ऑप्शन ए में √2gr, ऑप्शन बी √gr, ऑप्शन सी √ke/mv और ऑप्शन डी √3gr। तो जो प्लायन वेग का जो वैल्यू होता है √2 स्मॉल g कैपिटल R, जहाँ g क्या है, g है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है जो कि 6400 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है इसका ए। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और संवेग यानी मोमेंटम में क्या संबंध है। तो इसमें संबंध है कि ke = 2m होता है। तो इसमें देखते हैं कहाँ ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी में है ke = p²/2m, यानी गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है कि गतिज ऊर्जा = संवेग का स्क्वायर बटा 2 गुणे द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह से जब हम लोग गहराई में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, और ठीक उसी तरह से जब पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन दिया गया है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, और ए और बी दोनों। तो नहीं, पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण राशि है, कैसी राशि है जी। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी किसी प्रकार का त्वरण अगर है तो उसमें उसका दिशा भी है, उसमें परिमाण भी है, यानी किस दिशा में त्वरित हो रहा है, कितना मात्रा में त्वरित हो रहा है, और उसके साथ साथ जो है ये जो सदिशों के जोड़ का जो नियम है उसको पालन भी करता है। तो इस तरह से ये सदिश राशि है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, कितनी होती है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु की बात करें हम तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, और जब परमाणु संख्या 1 है यानी इसके अंदर में भी एक ही प्रोटॉन है। तो इस तरह से इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। अगला है, एल लंबाई के व्यक्ति को अपनी संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबाई की समतल दर्पण चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी है, उसका लंबाई एल है, तो ये चाहता है कि हम अपने आप को पूरा पैर से लेकर सर तक किसी दर्पण में देख सके, किसी आईने में। तो उसके लिए उसको कम से कम कितने लंबे दर्पण की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए उसको कम से कम उसके लंबाई का आधा यानी l/2 दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा l के आधा, यानी जितना वो लंबा है, अगर वो 5 फुट 6 फुट लंबा है तो उसको कम से कम 3 फुट के दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी उसकी लंबाई का आधा।
अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? मृग तृष्णा, इसको मिरेज भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो मृग तृष्णा क्या होता है कि कहता है जब गर्मी के दिनों में जब तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो रेगिस्तान में जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या जिसमें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके कारण जो हिरन दौड़ है उसको दूर दिखाई पड़ता है कोई जलाशय है, कोई जल का भंडार है, लेकिन जब वो वहाँ दौड़ के जाता है तो एक्चुअल में वहाँ जल का भंडार नहीं होता है, बल्कि उसे एक भ्रम होता है। तो मृग तृष्णा जो है एक प्रकार का भ्रम है जो कि गर्मी के दिनों में दूर देखने पर जलाशय के रूप में होता है। तो उसका जो है मेन कारण है वो इस ऑप्शन के हिसाब से पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, जो कि वायुमंडलीय अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इस तरह से 25 प्रश्न समाप्त हुए। आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।